बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अलीना मुजफ्फर और मेरे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट मुजम्मिल फरवर्दी साहब। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम से रिलेटेड एक दरख्वास्त दायर की गई है, इससे क्या खान साहब को क्या फायदा होने जा रहा है? और सुप्रीम कोर्ट की ये रिमार्क्स है कि खान साहब ने ये जो दरख्वास्त दायर की है कोई नेक नीयति से नहीं की है, तो इस पर आप क्या राय है? लेकिन दरखास्त नेक नियति से नहीं थी, ये बात तो ठीक है। क्योंकि खान साहब ने अपने दौर में तो नैब में तरमीम नहीं बल्कि ऑर्डिनेंस जारी किए और बहुत सारे लोगों को एमनेस्टी भी दी और नैब के दायरे कार से भी निकाला। तो खान साहब का अपना दौर कोई नैब के हवाले से इतना क्लीन तो नहीं था कि खान साहब के दौर में नैब बड़ा शफाफ काम कर रहा था। तो अब उनको नैब तरमीम पर एतराज है, या उन्होंने अपने दौर में नैब में कोई तरमीम नहीं की, लोगों को रियायत नहीं दी, तो अब उनको एतराज है। तो ये बात तो ठीक है कि वो ही वॉज नॉट इन द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स। वो सिर्फ अपने एक नेक साफ नीयत के साथ अदालत में नहीं आए थे, वो अपने सियासी मुखालफिन को फंसाने के लिए अदालत में आए थे। वो अपने सियासी मुखालफिन को सियासत से आउट करने के लिए, गेम से आउट करने के लिए आए थे। और सबको पता है कि उन्होंने बिल्कुल। नैब को अपने सियासी मुखालफिन को सियासत से आउट करने के लिए इस्तेमाल किया। उनके दौर में नैब को सख्त तरीन इस्तेमाल किया गया पूरे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो इसलिए वो कोर्ट के सामने तो ये सब कुछ था और कोर्ट ने उसको एक्सप्रेस भी किया है कि वो बिल्कुल कोई पॉजिटिव नीयत के साथ अदालत में मौजूद नहीं थे। और जो उमरता बंदयाल साहब का फैसला था उसमें कुछ तरमीम का सही की गई, कुछ गलत की गई। वो भी इमरान खान की सियासी सहूलतकारी थी कि वो चाहते थे कि इमरान खान के जो सियासी मुखालफिन हैं उनके नैब केस बहाल हो जाएं और बाकियों के बेशक खत्म हो जाएं। तो इमरान खान ने तो हमेशा अपने सियासी मुखालफिन के लिए अदालती सहूलतकारी और नैब को इस्तेमाल किया है। तो इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं, और आज वो खुद नैब में फंसे हुए हैं। लेकिन अब जो ये सवाल है कि क्या इन तरमीम के बहाल होने से इमरान खान को फायदा होगा। देखिए, अगर केस एक अदालत से दूसरी अदालत मुंतकिल, इन तरमीम के नतीजे में केस खत्म नहीं होते। ये नैब के दायरे कार के हवाले से तरमीम है, केस दूसरी अदालत में शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब अगर आप एहतसाब अदालत में नहीं होंगे तो एफआईए की कोर्ट में आ जाएंगे, एफआईए की कोर्ट में नहीं आएंगे तो एंटी करप्शन की कोर्ट में आ जाएंगे, ट्रायल कोर्ट में आ जाएंगे। केस खत्म तो नहीं होगा। तो जब केस खत्म नहीं होगा तो फिर इमरान के लिए मुश्किलात में कमी कैसे होगी। और फिर मेरा ख्याल है 190 मिलियन पाउंड वाला केस तो कायम रहेगा ना, क्योंकि एक तो वो 50 करोड़ से ज्यादा है, दूसरा अलकादर ट्रस्ट की जमीन इमरान खान ने हासिल की है जिसके वो खुद ट्रस्टी है। लिहाजा वो केस तो अपनी जगह कायम रहेगा। तोशाखाना में भी घड़ियों वड़ियों वाले केस अपनी जगह कायम रहेंगे। बाकी केसेस की मालियत भी 50 करोड़ से ज्यादा है। अगर ताहफ की, तो मुझे कोई ये है जो वो कल कह रहे हैं ना कि 190 मिलियन पाउंड का केस खत्म हो गया, फला केस खत्म हो गया, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। केसेस अपनी जगह मौजूद रहेंगे। और अगर कोई केस और वो ट्रायल चलता भी रहेगा, कोई नैब केस विड्रॉ नहीं करेगा। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये तरमीम का, अब हुक्मरान इत्तेहाद के लिए ये तरमीम इम्पोर्टेंट नहीं थी। ये जरूर नजरसानी की दरखास्त दायर की हुई थी लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं थी, क्योंकि उमरता बंदयाल इन तरमीम को कलअदम कर गए थे। लेकिन उसके बावजूद सबके केसेस खत्म हो गए। उस वक्त जो बड़ा शोर मचाया गया कि सब दोबारा नैब में फंस गए हैं, सबके केसेस खत्म हो गए। तो अब ये तरमीम अगर दोबारा कलअदम भी हो जाती तो केसेस खत्म थे, बहाल भी हो गई हैं तो केसेस खत्म थे। हुक्मरान इत्तेहाद के लिए भी कोई फायदा नहीं है और इमरान खान के लिए भी कोई फायदा नहीं है। उनके केसेस खत्म हो गए हैं और इमरान खान के चलते रहने हैं। लिहाजा अगर आप ये कहें कि इस केस का कोई पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे कोई असर होगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि ना हुक्मरान इत्तेहाद को आपको बड़ा रिलीफ चाहिए था और ना इसके नतीजे में कोई बड़ा रिलीफ मिलना है। और इमरान खान को कोई आसानी नहीं मिलनी है। लिहाजा उनकी मुश्किलात पहले ही खत्म हो चुकी हैं और इनकी मुश्किलात खत्म नहीं होनी। लिहाजा इन तरमीम के नतीजे में इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा। लेकिन आप इसको एक अखलाकी फतह हुक्मरान इत्तेहाद की कह सकते हैं। और इमरान खान साहब की तो कल हालत थी किसानी बिल्ली खंबा नोचे। आपकी पिटीशन मुस्तरद हुई है, आप 4 दफा खुद दलाइल देने के लिए केस में शामिल हुए, अदालत ने आपके बारे में रिमार्क्स दिए हैं, तो शाम को कह रहे थे हमें बड़ा फायदा हुआ है ये केस हारने का। ये पहला मुद्दई था जो कह रहा है कि मुझे केस हारने का बड़ा फायदा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है मैं केस हार गया हूँ। सर, जो ये चेयरमैन नादरा को उनके ओहदे से हटाया गया है, आप इस सारे मामले को किस तरह देखते हैं?
देखिए, मैं चलें समझता जी। हूँ कि ये ट्रेंड बहुत ज़ोर पकड़ गया है कि सर्विंग जो ऑफ़िसर्स हैं, उनको सिविलियन इदारों में पोस्ट किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि सिविल और मिलिट्री का जो बैलेंस है और जो इसका खूबसूरत है और हसीन इम्तिज़ाज ये है कि सिविलियंस मिलिट्री में पोस्ट नहीं हो सकते और मिलिट्री ऑफ़िसर्स को सिविलियंस में कम से कम पोस्ट करना चाहिए। मेरे ख़्याल में जो ट्रेंड है ये कि अब सर्विंग जनरल्स को सिविलियन इदारों का सरबराह बनाया जा रहा है। इस ट्रेंड को अगर अदालत ने भी स्ट्राइक डाउन किया है, वैसे भी कोई पॉज़िटिव नज़र से नहीं देखा जाता। मुझे याद है जनरल कियानी ने एक ऑर्डर किया था कि सिविलियन इदारों में जितने सर्विंग ऑफ़िसर्स हैं वो वापस आ जाएँ और उसके नतीजे में सैकड़ों सर्विंग ऑफ़िसर जो सिविलियन इदारों को हेड कर रहे थे, वो वापस चले गए थे। लेकिन अब फिर आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ हम देख रहे हैं कि सर्विंग ऑफ़िसर सिविलियन इदारों को हेड करने की तरफ दोबारा रुझान हो रहा है। मैं ज़ाती तौर पे इस रुझान के हक़ में नहीं हूँ। मैं सिविलियन और मिलिट्री बैलेंस के हक़ में हूँ, दोनों को अपनी डोमेन में रह के काम करना चाहिए। जो सिविलियन इदारे हैं, उनके सरबराह सिविलियन होने चाहिए, जो मिलिट्री के इदारे हैं, उनके सरबराह मिलिट्री के ऑफ़िसर्स होने चाहिए और यही इस निज़ाम की ऐसे है। खूबसूरती है। लिहाज़ा मैं तो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सपोर्ट करता हूँ, ये निगरान हुकूमत ने उन्हें तैनात किया था। मैं समझता हूँ फ़ौज को आज खुद भी ये फैसला करना चाहिए कि उसे इस तरह सिविलियन इदारों की सरबराही कबूल नहीं करनी चाहिए। चाहे हुकूमत कहे भी उन्हें कहना चाहिए कि वहाँ आप सिविलियन ही लगाएँ, वही बेहतर है। इससे फ़ौज का इसकी साख भी बेहतर होगी और सिविलियन और मिलिट्री बैलेंस जो है वो भी कायम रहेगा। लिहाज़ा मैं तो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सपोर्ट करता हूँ और मेरे नज़दीक में इस ट्रेंड को रुकने की ज़रूरत है क्योंकि ये ट्रेंड जो सिविलियन ऑफ़िसर्स का मिलिट्री ऑफ़िसर्स का सिविलियन इदारों में पोस्ट होना है, ये बढ़ता जा रहा है और इसको कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा। फिर लोग हाइब्रिड निज़ाम की बात करते हैं, फिर लोग कहते हैं कि जी ये अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ है, हर तरफ फ़ौज नज़र आती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया सर। कल 8 सितंबर है, पीटीआई जलसा करने जा रही है, संजानी उनको जगह दी गई है। आप इस जलसे को क्या मंसूख होता देख रहे हैं? क्योंकि काफी सीनियर क्यादत जो है वो ये कह रही है कि ये बड़ा हेट्रिक है पीटीआई के लिए। पीटीआई क्यादत इस जलसे को खुद ही मंसूख कर देगी और जब पिछला जलसा मंसूख किया गया तो लोगों में काफी गुस्सा भी देखा गया है और अभी लोग इस तरह इंटरेस्टेड भी दिखाई नहीं दे रहे जलसे में आने के लिए। तो क्या ये देखिए जलसा हो पाएगा या नहीं? देखिए, मैं इस बात से तो मुत्तफ़िक हूँ कि ये जलसा कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं होगा। मैं इस बात से भी ठीक है। मुत्तफ़िक हूँ कि कोई लोगों की बड़ी तादाद जो है, वो इसमें शिरकत के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही। बिलख़ुसूस कल इमरान खान साहब ने जो केपी में इख्तिलाफ़ात के हवाले से ये बयान दिया है कि जो गंडापुर की मुखालफ़त करेगा, मैं उसको अगला टिकट नहीं दूँगा। मेरे ख़्याल में जितने गंडापुर के मुखालिफ़ हैं, वो तो ये समझेंगे ना कि ये जलसा अगर कामयाब हो गया, तो ये गंडापुर की कामयाबी है। तो वो गंडापुर की कामयाबी में अपना हाँ। हिस्सा क्यों डालेंगे? तो मुझे लगता है कि ऐसे इमरान है। खान के कल के बयान के बाद गंडापुर केपी में सियासी तन्हाई का शिकार हुए हैं, इस जलसे के हवाले से भी। लोग अपने काफ़िले गंडापुर को क्यों देंगे कि वो उसकी क़यादत करके तो वो अपने नंबर इमरान खान के आगे बनाए। तो लिहाज़ा मुझे नहीं लगता कि कोई जो केपी में पीटीआई की क़यादत है, जो गंडापुर से नाराज़ है, वो इस जलसे में उतने शिरकत करने ज़्यादा जाएगी। लोग लाएगी कि गंडापुर के नंबर बन जाएँ। पंजाब में तो कोई तहरीक नज़र ही नहीं आ रही, मुझे कोई जाने वाला नज़र ही नहीं आ रहा, कोई काफ़िला नहीं, कोई मोमेंटम नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए ये जलसा सिर्फ़ केपी की हद तक और गंडापुर की हद तक है और कितना बड़ा गंडापुर कर लेते हैं, ये गंडापुर का इम्तिहान है। लेकिन मैं नहीं समझता जलसा मुलतवी होगा। जलसा मुलतवी कराने का अब हुकूमत को भी कोई फ़ायदा नहीं है। और जलसा मुलतवी करने से तहरीक-इंसाफ को भी पता है उनका बहुत नुकसान होगा। लिहाज़ा मेरे ख़्याल में एक ये एवरेज सा ऐसे है। जलसा बिलो एवरेज सा जलसा होगा। उ इसमें अगर तो इसकी असल फुटेजेज़ आ गई तो आपको खाली जगह भी नज़र आएँगी। और मुझे नहीं लगता कोई तारीख़ी जलसा होने जा रहा है या बहुत कामयाब जलसा होने जा रहा है। तहरीक-ए-इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात इतने ज़्यादा हैं। आप देखें ना अलीमा ख़ान भी गंडापुर के ख़िलाफ़ हैं। चंदाना, शेर अफ़ज़ल मरवत और लोग। तो मुझे कोई इतना बड़ा जलसा या इतना कामयाब जलसा नहीं होने नज़र आ रहा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लिए अंदरूनी इख्तिलाफ़ात भी हैं, फिर गवर्नमेंट ने भी सख्ती शुरू कर दी है। 6 सितंबर की रात से इस्लामाबाद में भी, पंजाब में भी।
और ओवरऑल एक माहौल भी कुछ जलसे के इतने हक में नहीं है कि लोग जो उधर चौक पहुंच जाएं। अब नहीं इसलिए मुझे ये कुछ जलसा इतना कामयाब होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे जलसा मुलतवी होता भी नजर नहीं आ रहा। ये जलसा होगा और एक बिलो एवरेज सा जलसा हो। इस पर तहरीक बिल्कुल इंसाफ सही कहेगी है। कि मैं हमने कल कार्य, जिस पर तहरीक इंसाफ ये कहेगी कि हमने जलसा कर ही लिया, ये हमारी कामयाबी है। और दूसरा फरीक कहेगा देखें जी इतना छोटा जलसा है, इनके इनकी औकात ही क्या थी, कैसे थी कि इन्होंने इतना छोटा जलसा किया। तो इसलिए ये दोनों तरफ का बयानिया जीत का बयानिया हो। सही हो गया सर। कल खान साहब ने एक दफा फिर कहा है कि मैं नैब के तफ्तीशी अफसर को उन्होंने धमकी दी है कि मैं बाहर निकल के तुम्हें और चेयरमैन नैब को नहीं छोड़ूंगा। उनको ऐसे बयानात जेल के अंदर बैठे देने चाहिए, पहले वो बाहर नहीं आ रहे। लेकिन एक तो उन्होंने कहा है कि फैज के ट्रायल से मुझे डराया जा रहा है। अच्छा, मुझे नहीं पता उन्हें फैज के ट्रायल से डराया जा रहा है या नहीं डराया जा रहा है, लेकिन वो डरे हुए जरूर नजर आ क्या? रहे हैं। लेकिन ना एक तरफ वो ये कहते हैं कि मुझे आसिम मुनीर ने जेल में रखा हुआ है, दूसरी तरफ वो नैब के एक छोटे से अफसर को कहते हैं कि तुमने मुझे अंदर रखा हुआ है, मैं तुम्हें बाहर निकल के नहीं छोड़ूंगा। ये फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन की निशानी है। जब आदमी डिप्रेस और फ्रस्ट्रेट हुआ होता है तो फिर वो हर चीज से उलझता हुआ नजर आता है, चिड़चिड़ाहट नजर आती है, उसको अपने गुस्से पे काबू भी नहीं नजर आता, उसे अपनी गुफ्तगू पर काबू भी नहीं नजर आता। भाई अगर आप समझते हैं आपको आसिम मुनीर ने अंदर रखा हुआ है तो फिर नैब के अफसर को ये कहने की क्या जरूरत है मैं तुम्हें बाहर निकल कर नहीं छोड़ूंगा। और अगर आपको नैब के अफसर ने अंदर रखा हुआ है, तो नैब ने अंदर रखा हुआ है, तो फिर आसिम मुनीर का उसमें कोई कसूर नहीं है। मेरे ख्याल में इमरान खान वाकई फैज के ट्रायल से डरे हुए हैं। फिर उनका ये कहना कि जी अगर बाजवा को शामिल ना किया गया तो बड़ी बदनीयती होगी, और फैज मुझे जब भी मिलते थे वो बाजवा की इजाजत से मिलते थे। अब इमरान खान इसमें एक फिर नैरेटिव ट्विस्टिंग कर रहे हैं। देखिए फैज को ट्रायल किया जा रहा है उनकी उन एक्टिविटीज पर जो उन्होंने बाद अज रिटायरमेंट की हैं, जो क्यों? जब वो फौज के डिसिप्लिन में नहीं थे और उन पर आर्मी एक्ट लागू था और वो सियासी सहूलतकारी तहरीक इंसाफ की कर रहे थे, उनको उन चीजों पर ट्रायल नहीं किया जा रहा जो उन्होंने बतौर डीजीआईएसआई की हैं। मतलब उन्होंने कोई चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी को जो उन्होंने इलेक्ट कराया उसके ऊपर उनको ट्रायल नहीं किया जा रहा, या जो और चीजें उन्होंने जी। की हैं पॉलिटिकल इंटरवेंशन, उस पे उनको ट्रायल नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो उस वक्त के आर्मी चीफ की मर्जी से उन्होंने की हैं और उस पर फौज उनको ट्रायल कर भी नहीं रही। ट्रायल तो उन चीजों पे किया जा रहा है जो उन्होंने बाद अज रिटायरमेंट की हैं और फौज के डिसिप्लिन में नहीं की हैं, तो वो तो उन्होंने बाजवा साहब की मर्जी से नहीं की हुई हैं। बाजवा साहब की और इमरान खान की तो ईंट कुत्ते की लड़ाई है। बाजवा साहब क्यों बाद रिटायरमेंट इमरान खान की सहूलतकारी करेंगे, ये तो फैज साहब ही कर रहे थे। मेरे ख्याल में एक फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन मुझे कल इमरान खान की गुफ्तगू में नजर आया है, कंफ्यूजन नजर आया है, और मुझे नजर आया है कि वो खौफ का शिकार हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया सर। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत।